Good morning, students. Today this is lecture 2 of chapter 8 for class 12th CBSE and RBSE. Okay. In previous lecture, what we have discussed, we know what are D block elements or the transition elements. What are the definition? मतलब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो D block elements है वो क्यों D block elements हैं, कब कहते हैं D block elements, उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कब कहते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी कौन कौन सी सीरीज हैं, 3D 4D 5D 6D, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया हो पाए, ऑल्दो हमने ये 11th में पढ़ा हुआ है। अब आप देखिए कि जब हम क्योंकि यदि हमें डी ब्लॉक अच्छे से आता है तो आपके देखिए सीबीएसई ने इस बार ड्यू टू कोविड जो आपका कोर्स है वो कम कर दिया है। तो जैसे एफ ब्लॉक आएगा अभी, तो एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड भी है और एक्टिनाइड भी है। तो एक्टिनाइड तो है ही नहीं आपके कोर्स में, ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके कोर्स में नहीं है, लेंथेनाइड है। और तो लेंथेनाइड आपको इजीली समझ में आ जाएगा यदि आपको डी ब्लॉक समझ में आ रहा है तो। और देखिए क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे तो सिर्फ नोट्स ही नोट्स उतार रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सिर्फ नोट्स उतारने से पास हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए मुझे नहीं पता और सब्जेक्ट्स में क्या है, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट में बताती हूँ कि 3 पार्ट है आपके पास, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक हमने फिनिश कर लिया है, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जिसमें आप इजीली नंबर ले सकते हैं यदि उसको आप ढंग से लर्न करें तो समझ कर। फिर उसके बाद आपके पास इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में देखिए कुछ चीजें तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अब जैसे अब आप डी ब्लॉक पढ़ेंगे या आपने पी ब्लॉक पढ़ा होगा, पी ब्लॉक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको उनको सोचना पड़ेगा। जब आप उसको हर दिन पढ़ेंगे ना तब आपको वो क्लिक करेगा। आप एक दिन बैठकर उसको लर्न करें ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पी ब्लॉक में तो ट्रेंड है, ऊपर से नीचे ग्रुप में क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, और हर चेंज जहां पर भी चेंज हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। ठीक इसी तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब आप डी ब्लॉक एलिमेंट देखेंगे तो आप यदि सोचिए कि हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की लाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा गलत फहमी है कि एक बार आपने पढ़ा और आपको समझ में आ गया, ऐसा है ही नहीं। और हर एक लाइन किसी ना किसी चीज से कनेक्टेड है। कुछ चीजें आपको आती है, कुछ चीजें आपको नहीं आती, समझ में आ रहा है। कुछ चीजें फिजिकल से रिलेटेड है। तो अब जैसे ये चैप्टर है, जब आप अभी इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको इसमें काफी से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी कि उसमें वो कह क्या रहा है। तो लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको, उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने जो भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं उसके पीछे भी क्वेश्चन आंसर्स को करें। क्वेश्चन आंसर्स के अलावा और आपके पास कोई ना कोई एक सप्लीमेंट्री बुक होनी चाहिए जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन होने चाहिए। और हर जगह पी ब्लॉक और डी एफ ब्लॉक के क्वेश्चन फिक्स है, उन क्वेश्चन को आप रोजाना करोगे तो वो आएंगे। कहीं आप सोचो कि ये वाला पार्ट मैडम समझ में नहीं आया, इस वाले को समझा दो, वो समझने से आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वैसे उठेगा नहीं। क्वेश्चन तो रीजनिंग का होगा कि आपको वो रीजन एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप जितनी बार इसको किताब को लर्न करेंगे ना उतना ही आपके लिए इजी होगा। तो अब आप देखो, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या है डी ब्लॉक का? डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-d 1 to 10 ns 0 to 2, यही था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा था? पैरेंटिमेट शेल में हो रहा था। फिर एटॉमिक और आयनिक रेडियल बताई थी, उसका ट्रेंड जो था, वैसे हम टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, रेडियस कम होती है। लेकिन यहाँ पर जो हमने बताया है वो कौन कौन सा है? यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था वो था, 2 रीजन लग रहे हैं, एक तो जेड इफेक्टिव लग रहा है, स्क्रीनिंग लग रहा है। जेड इफेक्टिव का मतलब नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा। कौन सा नाभिकीय आवेश? प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा। आपको ऐसे समझना है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब न्यूक्लियस जो नाभिक है उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो कितना प्रभावी है। प्रोटॉन का नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, प्लस चार्ज उतना ज्यादा हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर खींच लेगा, तो उससे रेडियस कम हो जाएगी। और स्क्रीनिंग से, परिरक्षण प्रभाव से, शील्डिंग से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? डी में जा रहे हैं। और डी कहाँ है? पेनल्टीमेट शेल है, बाहर की सरफेस पर नहीं है, उससे अंदर है। तो स्क्रीनिंग से क्या होगा? स्क्रीनिंग का मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, बाहर की साइड धक्का देते हैं तो साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये ट्रेंड भी मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, ये मैं मिटा इसलिए रही हूँ, ये जो दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, ये दोनों इफेक्ट आपकी इरेगुलर ट्रेंड को शो करते हैं। कोई पक्का इरेगुलर ट्रेंड का मतलब ये कि एक तो ये हो कि मैं ये कहूँ कि हम दाएं से बाएं जा रहे हैं, त्रिज्या कम हो रही है। लेकिन अब आप देखो, कल जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था उसमें मैंने आपको कहा था ऐसा नहीं है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो पहला वाला प्रभाव लग रहा है, यानी जेड इफेक्टिव लग रहा है। आयरन से कोबाल्ट निकल
में दोनों प्रभाव लग रहा है, कॉपर जिंक में दूसरा प्रभाव लग रहा है। दूसरे का मतलब स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग के कारण रेडियस बढ़ रही है, पहले प्रभाव के कारण रेडियस कम हो रही है, और यहाँ पर दोनों बराबर हो रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, कोश तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, कोश बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3D से 4D में क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। लेकिन 4D से 5D में जब हम जाते हैं, पहले तक को छोड़ दो, इट्रियम वाले को छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद लैंथेनाइड आ जाते हैं। लैंथेनाइड का मतलब इलेक्ट्रॉन अब किस में जा रहा है, अब डी में तो जा ही रहा है, लेकिन डी से भी पहले वो किस में भर रहा है, एफ में भर रहा है। एफ की शील्डिंग कैसी होती है, पुअर। तो शील्डिंग पुअर होगी तो साइज क्या, यदि शील्डिंग पुअर हो रही है, शील्डिंग पुअर हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, रेडियस जो है वो कम हो जाएगी। शील्डिंग पुअर का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर, ये डी है, ये एफ है, और ये एस है, और ये न्यूक्लियस है, इस तरीके से एटम एफ में आ रहे इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि शील्ड नहीं कर पा रहे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियर के जो अट्रैक्शन है उससे शील्ड नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब शील्ड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेगा, अपने ओर खींच लेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा रिवाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने, सिर्फ लर्न करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेंड जो था वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, चेंजेबल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आज की हमारी स्टार्ट होती है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है में भी इरेगुलर ट्रेंड है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये तो आपको पता है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। टॉप से बॉटम कम होगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन विभव कम होता है, वन से राइट जाते हैं तो आयनन विभव बढ़ता है। ये आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, साइज के कारण, ठीक है। अब आप यहां पर देखो तो इरेगुलर ट्रेंड है। अब क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है, जैसे क्वेश्चन तो अब आप आईपी पढ़ोगे तो उसमें इतनी सारी थ्योरी दे रखी है, ठीक है। अब थ्योरी दे रखी है तो थ्योरी में ऐसे आप उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, पीछे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने आपने क्या पढ़ा था, क्रमागत आयनन विभव पढ़ा हुआ है, IP1, IP2, IP3। जैसे क्रोमियम दे रखा है उसे 3d5 ठीक है। तो क्रोमियम का फर्स्ट IP निकालिए, फर्स्ट IP का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 3d5। और IP2 जब होगा तो क्या होगा, IP2 का मतलब 3d4, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो अब आपसे वो यहाँ पर पूछ रहा है कि IP1 ज्यादा होगा कि IP2 ज्यादा होगा, क्वेश्चन ये होगा एंड वाई। तो अब आप बताओ कौन सा ज्यादा होगा, IP1 में भी विन्यास है 3d5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसमें है 3d4। तो इलेक्ट्रॉन को 3d5 में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे आप, तो इसके लिए क्या होगा, मतलब यहां पर देखिए आपसे वो दोनों पूछ सकता है कि क्रोमियम का IP1 का विन्यास क्या होगा, पहले ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो IP1 क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये हो जाएगा, ठीक है। और IP2 का क्या होगा, IP2 में 3d4 होगा, ठीक है ना, ठीक। अब यहां पर देखो ये कैसा है, ये स्टेबल है, कैसा है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये स्टेबल है, ठीक। या फिर इसको आप ऐसे समझो, देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, जैसे क्रोमियम है, एक क्रोमियम का एक क्वेश्चन तो किस तरीके से बन सकता है कि क्रोमियम का IP1 निकालिए और क्रोमियम का IP2 निकालिए, ये तो निकाल देंगे, सिंपल है। IP1 में क्या होगा, 3d5 हो जाएगा और इसमें 3d4 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा होगा, वही क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, IP1 ज्यादा होगा कि IP2 ज्यादा होगा। IP1 एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया मतलब, तो IP1 से IP2 ये ज्यादा होगा, IP2 ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू IP1। बता सकते हो क्यों, क्योंकि जब IP1 का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे D5, अब ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकलने देगा, जबकि ठीक है। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल गया, यहाँ पर हम आपको दो निकालना पड़ा, तो 3d5 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए रेडी ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
तो आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हाफ फिल D0, D5 और D10 ये हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन है। इनकी स्टेबिलिटी को ध्यान रखना है कि यदि D5 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, D10 में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी जो प्रॉपर्टीज है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब आप जब बुक को खोलेंगे देखेंगे उसमें +2 भी दिखा रहे हैं, +1 भी दिखा रहे हैं, +3B, +4B, +5B, +6B, +7B, इतनी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे कि मैंने यहाँ पर रीजन लिखे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर तो डी में रहा है लेकिन डी और एस, अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था, n-1 D1 to 10 ns2 0 2 डी और एस दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे स्कैंडियम का देखो, स्कैंडियम का है 4s2 3d1 ये है ना, ठीक। अब स्कैंडियम के तीनों पार्टिसिपेट करेंगे तो स्कैंडियम के पास सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये वाले भी भाग ले लेंगे, ये वाले भी भाग ले लेंगे, तो इसके सारे डी और एस ऑर्बिटल कैसे हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे। तो ये बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। अब ये बॉन्डिंग में क्यों भाग लेते हैं, क्योंकि एस और डी जो है उनकी एनर्जी, उनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। यदि एनर्जी डिफरेंस कम होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन में बढ़ेगी। एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो एस अपना अलग चलाएगा, डी अपना अलग चलाएगा, लेकिन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होने के कारण आपने बहुत बार हाइब्रिडाइजेशन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन खुद खरीदा चला जाता है, इधर से इधर चला जाता है। ठीक है, तो मैग्नीज जो है फर्स्ट, यदि हम 3D सीरीज की बात करें तो उसमें मैग्नीज जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। जो ट्रांजिशन मेटल है वो कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब है सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक नहीं, उपसहसंयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर 9 पढ़ा हुआ है, उसमें जितने भी एग्जाम्पल है सारे, कुछ को छोड़कर मतलब सारे के सारे एग्जाम्पल में ट्रांजिशन मेटल थी। तो ट्रांजिशन मेटल वहां पर काम में ला रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि वहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल थे, या तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था या sp3d2। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण, और वो भी कैसे है, डी ऑर्बिटल खाली होगा तभी तो वो इलेक्ट्रॉन, आपको क्या बताया था, मेटल के पास लेने के लिए खाली ऑर्बिटल होना चाहिए और डी लिगेंड के पास देने के लिए होना चाहिए। तो मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है, मेटल के साइज पर। मेटल का चार्ज जितना ज्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। और यदि चार्ज ज्यादा है तो साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चार्ज का मतलब मेटल के ऊपर कैसे चार्ज आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस चार्ज आएगा तो उसका साइज ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनमें और भी प्रॉपर्टी होती है कि ये देखो, जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको कौन सी बॉन्डिंग है, सिनर्जिक बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, है ना। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, ये जो ट्रांजिशन मेटल होती है, मेटल है तो मेटल में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, धात्विक। तो ये एक लेटिस है, जालक है, ये जालक में धातुएं अरेंज है। जब आप धातुओं को पास पास रखोगे तो आप देखोगे बीच में कुछ कुछ स्थान जो स्पेस है वो खाली रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। अंतर आकार दो के बीच का जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस रह जाता है। और इस स्पेस के अंदर, इस जगह के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जिनकी त्रिज्या छोटी है वो क्या होते हैं, वो फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो जब हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इस तरीके के छोटी त्रिज्या वाले परमाणु जब संक्रमण धातुओं के लैटिस में, जालक में फंस जाते हैं तो उस टाइप पर जो यौगिक बनते हैं उन्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के होते हैं, और समीकरण विधि को फॉलो करते हैं। और समीकरण विधि का मतलब जहां पर जो भी यौगिक के अंदर तत्व भाग ले रहे हैं उनके मध्य, देखो यहाँ पर कैसा है, रेशो फ्रैक्शन में है। ठीक है, एक प्रॉपर रेशो नहीं हो, पूर्णांक में रेशो नहीं हो, तो वो आरा समीकरण विधि। फिर उसके बाद है
कैटालिटिक प्रॉपर्टी आपने देखा है, जितने भी कैटालिस्ट हैं, जितने भी उत्प्रेरक हैं, वो सारे के सारे किसके होते हैं? संक्रमण धातुओं के होते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल बनता है कि जो संक्रमण धातुएं हैं वो कैटालिस्ट उत्प्रेरक की तरह क्यों काम करती हैं? तो मैंने यहाँ पर रीजन लिखा है। उत्प्रेरक होते क्या है? उत्प्रेरक वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं विच डोंट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। कभी भी उत्प्रेरक उपस्थित होता है, सिर्फ वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, और वो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो अभिक्रिया की गति को कैसे बढ़ाता है? वो क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। इसके अलावा वो क्या करता है? एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। ये आपके अभी एक चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री, उसमें फिर से आएगा कैटालिसिस के बारे में, हम वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि मेन काम क्या होता है उत्प्रेरक का? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, ठीक है। तो और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब देखो रिएक्शन होती कैसे है? जैसे मान लो एक रिएक्शन मैंने लिखी है आयोडाइड और H2O8, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है Fe3 की उपस्थिति में, ये एक उत्प्रेरक है। रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है I-I2 में कन्वर्ट हो रहा है H2O8 SO4 में, और ये उत्प्रेरक है। अब ये उत्प्रेरक कैसे काम कर रहा है इसको यहाँ पर समझाया हुआ है, आपकी बुक्स में रिएक्शन है, ठीक है। देखो ये उत्प्रेरक क्या करता है? ये उत्प्रेरक Fe3 फॉर्म में है, तो 3 जो है वो पहले आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है। मतलब रिएक्ट का मतलब Fe+3 क्या होता है? खुद तो Fe+2 में बदल जाता है, खुद का तो क्या हो गया? अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया, और इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? I2 में, ठीक है। बैलेंस कर लेना, रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर रही हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर इसका तो क्या हुआ? रिडक्शन, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो कैटालिस्ट ने क्या किया? इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, आयोडाइड का I2 में ऑक्सीडेशन कर दिया। अब ये जो Fe+2 बना, इस Fe+2 ने दूसरे वाले, ये क्या है? रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया, इसके साथ इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? Fe+2 खुद तो Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो गया, और इसका क्या कर दिया? इसका रिडक्शन कर दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक। तो रिएक्शन क्या हुई? देखो आपके पास, आपको रिएक्शन ऐसे लिखी हुई नजर आ रही है। रिएक्शन में यहाँ पर भी देखो Fe+2 से Fe+2 कट गया, Fe+3 से Fe+3 कट गया, तो रिएक्शन तो वही होगी जो कि दिख रही है। तो अब इस कैटालिस्ट ने क्या किया? इसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, क्योंकि जो नेट रिएक्शन निकल कर आई उसमें Fe+3 है ही नहीं। और इसने क्या किया? इसने ये जो रिएक्टेंट है इनको सरफेस एरिया प्रोवाइड किया। सरफेस एरिया का मतलब उनके साथ रिएक्ट करके उनको उनसे जुड़ा, यानी कैटालिस्ट उनके साथ जुड़ता है पहले। जब उनके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, और जब ये इससे जुड़ेगा तभी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय जो होती है वो मिश्र धातुएं होती है, जैसे ब्रॉन्ज, तांबा है, स्टील है, ब्रास है, कांस है। आप देखते हो ना ब्रॉन्ज मेटल, ठीक है। तो ये क्या होती है कि ट्रांजिशन मेटल की बनती है मिलकर, जैसे कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक होता है ब्रास, ठीक है। तो ये होता है ब्रास, कॉपर प्लस जिंक है ब्रास। कांसा जिसको बोलते हो आप, ठीक है, तांबा, कांसा, है ना। तो ये होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं धातु के, और इनमें जो एक से ज्यादा धातुएं होती है उन धातुओं की त्रिज्याओं में कितना अंतर होना चाहिए? लगभग 15% का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है कि संक्रमण धातुएं जो होती है, जो ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब किसी भी सॉलिड को यदि हम गैस में बदलें या एटम में बदलें, तो जब हम उसको एटम में बदलते हैं तो उस टाइम पर, मतलब किसी भी सॉलिड ट्रांजिशन मेटल को गैसियस फॉर्म में एटम में बदलने पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ, मतलब जरूरत होती है जिसको किसी भी सॉलिड को गैसियस फॉर्म में बदलने के लिए, वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये किस बात पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतनी ज्यादा होगी। मोर द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मोर विल बी द मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स जो है इनके ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग कैसी है? यदि बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और मेटालिक बॉन्डिंग क्यों स्ट्रांग है?
क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है, फिर ये आपने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि ये क्या करते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कलर कब होता है, किसी भी चीज में कलर कब दिखाई देता है, आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर कलर किस कारण से हो रहा है, डी ट्रांजिशन से। D1 से D कितने हैं, 5 है, T2G EG, यानी एक D से दूसरे D में यदि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जा रहा है ना, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब। मान लीजिए कंपाउंड रखा हुआ है, इसको आपने गर्म किया, ये कोई ट्रांजिशन मेटल मान लो कॉपर का कंपाउंड है, इसको गर्म किया तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन थे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में जाएंगे, एक्साइटेड लेवल में जाएंगे, तो लोअर से हायर में जा रहे हैं। लेकिन तो ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है, डी ट्रांजिशन हो रहा है। डी लेवल से डी में ही तो जा रहे हैं, T2G से EG में जा रहे हैं, EG से T2G में जा रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, और ये एनर्जी कौन सी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी वेवलेंथ कौन सी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, विजिबल रीजन की। कोई भी चीज हमें कलर कब दिखाई देती है, जब वो दृश्य प्रकाश की किसी भी तरंग धारे को अवशोषित करती है ना, तो विजिबल रीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और हमें कलर कौन सा दिखाई देता है, जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है आपका। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें डी इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, यानी वहां पर डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी कलर्ड होते हैं, तो वहां पर वो कलर्ड क्यों होते हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के कारण। ये आपको लर्न करना है कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के कारण कुछ कंपाउंड जो है वो कलर्ड होते हैं। ठीक है, फिर इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो मैग्नेटिज्म के आधार पर किसी भी सब्सटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। मान लीजिए एक सब्सटेंस है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से ये सब्सटेंस क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है। यदि किसी भी पदार्थ को, किसी भी सब्सटेंस को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वो पदार्थ आकर्षित होता है, या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस जो है वो उसमें से पास होती हैं, तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो लाइंस जो है, मैग्नेटिक लाइन जो है वो उसमें से पास कब होंगी, जब उसमें क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, वे सब्सटेंस जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर उससे रिपेल होते हैं, उससे प्रतिकर्षित होते हैं, वो कैसे कहलाते हैं, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। यानी इसमें से लाइन पास नहीं होगी। डायमैग्नेटिक मान लो एक सब्सटेंस रखा तो मैग्नेटिक लाइन से दूर दूर जाएगी। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक वो कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे। ठीक है, पेयर्ड का मतलब युग्मित होंगे। और फेरोमैग्नेटिक का मतलब कुछ सब्सटेंस जैसे कोबाल्ट, निकिल, आयरन, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बिल्कुल मैग्नेट की तरह ही बिहेव करने लग जाएंगे, चुंबक बन जाते हैं यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए। तो इस तरीके के सब्सटेंस को कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब आप देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये तो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब किसी भी सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट वाकई में इलेक्ट्रॉन की किस चीज पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब न्यूक्लियस में, शैल में जब रोटेट करता है, सर्कुल जो आपकी शैल है उसमें वो क्या करता है, घूमता है ना, तो जब वो उसमें घूम रहा है तो वो उसमें भी घूम रहा है और अपने स्पिन पर, अपने एक्सिस पर भी स्पिन कर रहा है, आगे भी बढ़ता जा रहा है, अपने एक्सिस पर भी स्पिन करता जा रहा है। तो दो तरीके के मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की एक तो ऑर्बिटल मोशन है और एक स्पिन मोशन है। तो इन दोनों मोशन के कारण जो भी एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है, उन दोनों का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि जो डी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होते हैं, आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये न्यूक्लियस है, ये 3D है और मान लो ये 4 है। मैं 3D सीरीज की बात कर रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, डी ब्लॉक का मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, हम ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं, एस में पहले से ही भरे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, डी कहाँ है, सरफेस से थोड़ा अंदर है, सरफेस पे नहीं, एस और पी बाहर है, सरफेस से थोड़ा अंदर है। लेकिन सरफेस से अंदर का लेकिन बहुत अंदर नहीं है, लगभग सरफेस के पास ही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये बाहर की सरफेस से प्रभावित हो जाता है। बाहर जो भी चीज प्रेजेंट है ना, एटम, मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं जिसको हम, ठीक है, उस सराउंडिंग से क्या होता है, ये इफेक्टेड हो जाता है। और उस केस में क्या होता है, इसका जो ऑर्बिटल मोशन है, भाई ये न्यूक्लियस है, ये आपकी शैल है, डी शैल में ये यहाँ पर भी चक्कर लगा रहा है और अपने स्पिन पर भी चक्कर लगा रहा है। ये जो डी ऑर्बिटल है ये बाहर से भी प्रभावित हो रहे हैं,
क्योंकि एस के जस्ट नीचे है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि पेरिफेरी पर होने के कारण, सरफेस के बहुत नजदीक होने के कारण इनका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्वेंच हो जाता है। इंग्लिश में जब आप बुक पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे क्वेंचिंग लिखा हुआ है। क्वेंचिंग का मतलब खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अब कौन सा, तो मैग्नेटिक मोमेंटम किसके कारण रह गया? केवल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण, केवल स्पिन मोशन के कारण रह गया कि इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहा है सिर्फ उसके कारण रह गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपको पता है किस बात पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। तो ट्रांजिशन मेटल के केस में जो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, इट इज द स्पिन ओनली फॉर्मूला। आप जब आप देखोगे यहाँ पर, आप जो पढ़ोगे, जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसके नीचे लिखा हुआ है स्पिन ओनली फॉर्मूला। स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल्स टू √n+2 और n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। n क्या है? n से आप निकाल सकते हैं, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में n से निकाला हुआ है, आप बुक में देखेंगे, मैं आपको और क्वेश्चन आंसर दूंगी, आप इसको करेंगे। पहले आप इसको रीड करें, कहीं डाउट आता है तो पूछें, ठीक है। थैंक यू।